हेलो दोस्तों, मैं फिर से आ गई हूँ एक नई कहानी लेकर। आई होप ये कहानी आप लोगों को अच्छी लगेगी। तो चलिए बिना लेट किए हम लोग कहानी को शुरू करते हैं और देखते हैं इस कहानी में है क्या। शादी की शहनाइयाँ बज रही थी। सभी मंडप के बाहर खड़ी बारात का इंतजार कर रहे थे। शिखा अपने दोस्तों बच्चों के सजे धजे और मस्ती करते देखकर बहुत खुश हो रही थी और शादी में मजे लेते हुए उन पर नजरें रखी हुई थी। तभी उनकी नज़र रिया पर पड़ी, जो एक कोने में गुमसुम से अपनी माँ के साथ चिपकी खड़ी थी। रिया और शिखा दूर के रिश्ते में चचेरी बहनें थी। दोनों बचपन से ही अक्सर शादी विवाह जैसे पारंपरिक कार्यक्रमों में मिलती थी। रिया को शादी में देख शिखा ने वहीं आवाज़ लगाई, रिया रिया। शायद रिया अपने आप में ही खोई हुई थी। उसे शिखा की आवाज़ सुनाई भी ना दी। शिखा स्वयं ही उनके पास जा पहुंची और चहक कर बोली, कैसी है रिया? रिया ने जैसे ही शिखा को देखा मुस्कुरा कर बोली, ठीक हूँ, तू कैसी है? बिल्कुल ठीक हूँ। कितने साल हुए हम दोनों को मिले। शादी क्या हुई, बस ससुराल के ही होके रह गए ही हम दोनों। शिखा ने कहा, आओ मैं तुम्हें अपने बच्चों से मिलवाती हूँ। रिया उन्हें देखकर बस मुस्कुरा दी। शिखा को लगा रिया कुछ बदली बदली है। पहले तो वह चिड़िया सी फुदकती और चहकती रहती थी। अब इसे क्या हो गया? मायके में है फिर भी गम की हटाए चेहरे क्यों? जब वह सभी रिश्तेदारों से मिलती है तो उसे मालूम हुआ कि रिया की उसके पति से तलाक की बात चल रही है। वह सोचने लगी, ऐसा क्या हो गया? शादी को तो इतने वर्ष हो गए और अब तलाक उससे ले रहा है। इसीलिए मौका ढूंढने लगी कि कब रिया अकेले में रहे और मैं उससे बातें कर सकूं। शिखा ने देखा कि शादी के फेरे के समय रिया अपने कमरे में गई है तो वह भी उसके पीछे पीछे चली गई। शिखा ने कुछ औपचारिक बातें कर कहा, मेरी प्यारी बहना बदली बदली क्यों लग रही है? कोई बात है तो मुझे बता। पहले रिया ने नाकूर करते हुए कहा, लेकिन जब शिखा ने उसे बचपन के साथ बिताए पलों को याद दिलाई उसके रुलाई फूट पड़ी। उसे रोते देख शिखा ने पूछा, क्या बात है? पति से तलाक क्यों ले रही है? तुझे परेशान करता है क्या? ऐसा कुछ नहीं, वे तो बहुत नेक इंसान है, रिया ने जवाब दिया। तो फिर क्या बात है? तलाक क्यों? शिखा ने पूछा। रिया ने नयनों को शांत धरा से सकते में बदल गई। कमी मुझ में है, मैं ही अपने पति को व्यवहारिक सुख नहीं दे पाती। मुझे पति के पास जाना भी अच्छा नहीं लगता। मुझे उनसे कोई शिकायत नहीं, लेकिन मेरा अतीत मेरा पीछा नहीं छोड़ता। कौन सा अतीत? आज रिया सब कुछ बता देना चाहती है। वह राज, वह वर्षों जो खून के मंदिर और उसे अंदर से खोखला कर रहा था। जब उसने अपनी माँ को बताया था तो उन्होंने भी उससे कितना डांटा था। उसकी आधी अधूरी सी बात सुनकर शिखा कुछ समझ ना पाई और बोली, रिया मैं तुम्हारी मदद करूँगी, मुझे सच सच बताओ बात क्या है? रिया उसे गले लगाकर खूब रोई और बोली, वे हमारे दूर के रिश्ते में दादा हैं ना, गांव वाले किसी शादी में हमारे शहर आए हुए थे और एक दिन हमारे घर में रुके हुए थे। माँ को उस दिन डॉक्टर के पास जाना था। माँ को लगा कि दादा हैं, इसीलिए मुझे भाई के भरोसे घर छोड़ के चली गई। जब भैया खेलने गए तो दादा मुझे छत पर ले गए और कह कर वह रोने लगी। उसकी बातें सुनकर शिखा की आंखों में मानो खून उतर आया। उसके मुंह पे ऐसा शब्द निकला, राक्षस, बहरूपी, दरिंदा, और न जाने कितनी युवतियों को उसने अपना शिकार बनाया होगा। तुम्हें मालूम है वह बुढ़ा तो मर चुका है। उसने सिर्फ तुम्हें ही नहीं मुझे भी अपना शिकार बनाया था। मैं एक शादी में गई थी, वहाँ भी वो आया हुआ था। मेरी माँ मुझे शादी के फेरों के समय कमरे में अकेली छोड़ गई थी। सभी लोग फेरों के रस्म में व्यस्त थे। उसने मौका देखकर मेरे साथ बलात्कार किया। मात्र 15 वर्ष की थी मैं उस वक्त, जब मेरे चीखने की आवाज़ सुनाई दी थी। मैं दौड़ कर आई। मेरे पिताजी, माँ ने उन दादाजी को खूब भला भला कहा, लेकिन रिश्तेदारों और समाज की बदनामी के डर से बात छिपाई गई। वही तो रिया कहने लगी। मेरी माँ ने उल्टा ही मुझे डांटा और कहा, यह तो बड़ा अनर्थ हो गया। बिन बिहाए यह संबंध न जाने अब कोई मुझसे विवाह करेगा या नहीं। जैसा कसूर मेरा ही हो। मैं क्या करती? उस समय सिर्फ 15 साल की थी।
इसलिए समझती भी नहीं थी कि बलात्कार क्या होता है। लेकिन शादी के बाद जब अपने पति के नज़दीक आए तो मुझे बार बार वही हादसा याद आया और मैं उनसे दूर जा खड़ी हुई। जब वे नज़दीक आते तो मुझे लगता था कि और एक बार बलात्कार होने वाला है। शिखा ने पूछा, तो तुम फिर तुमसे ज़बरदस्ती तो नहीं करते? नहीं, कभी नहीं, रिया बोली। अब तो तुम्हारे पति सच में बहुत नेक इंसान है। मैं नहीं चाहती कि मेरे कारण वे दुख की ज़िंदगी जिए, इसीलिए मैं उनकी तलाक मांगा है। मैं तो उन्हें व्यवहारिक सुख नहीं दे पाती, पर उन्हें जो आज़ाद करो इस बंधन से। ओह, यह तो बात है, मतलब तुम मन ही मन उन्हें पसंद करती हो? हाँ, रिया बोली। मुझे लगते हैं कि वे कितने मजबूर हो। तुमने तो अपना सारा राज बता दिया, तो क्या मुझे एक मौका नहीं दोगी कि मैं तुम्हारे कुछ मदद कर सकूं? देखो रिया, मेरे साथ भी यह हादसा हुआ, लेकिन माँ पिताजी ने मुझे समझा दिया, मेरी कोई गलती नहीं। पर तुम्हें तो उल्टा तुम्हारी माँ ने ही कसूरवार ठहरा दिया। शायद इसीलिए अपने आप को गुनाहगार समझती हो। शिखा बोली। तुम कहो तो तुम्हारे पति से बात करो इस बारे में। नहीं नहीं, तुम ऐसा ना करना, रिया ने कहा। अच्छा, नहीं करूँगी, लेकिन अभी हम 3-4 दिन तो हैं यहाँ शादी में, तो चलो मैं तुम्हारे काउंसलर के पास ले चलती हूँ। तो क्यों? रिया ने पूछा। तुम विश्वास करती हो ना कि तो सवाल मत पूछो, बस सुबह तैयार रहना। अगले दिन सुबह ही रिया एक जाने माने काउंसलर के पास ले गई। काउंसलर ने बड़े प्यार से रिया की सारी बात पूछी। एक बार तो रिया छिटकी, लेकिन शिखा के कहने पर उसने सारी बात काउंसलर को बता दी। यह सुनकर काउंसलर ने रिया के कंधे में हाथ रखा। देखो बेटी, तुम बहुत अच्छी हो। तुम अपनी माँ की बात मानकर यह राज छिपाए रखा, लेकिन इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं। तुम अपने आप को दोषी क्यों समझती हो? क्या हो गया अगर किसी ने जोर ज़बरदस्ती से तुमसे संबंध बना ही लिया तो? रिया बोली। माँ ने कहा है कि मैं अब पवित्र हो गई हूँ। अब मुझे अपने आप से भी घिन आती है, इसीलिए मुझे अपने पति के नज़दीक आना भी अच्छा नहीं लगता। काउंसलर को समझाते हुए कहा, लेकिन इसमें अपवित्र जैसे कोई बात नहीं है और इस काम की कोई भी गलती नहीं। यह तो हमारे समाज का नियम है कि ये संबंध हम विवाह के बाद ही बनाते हैं, लेकिन समाज में बलात्कार के लिए तो कोई कठोर नियम या सज़ा नहीं, इसीलिए पुरुष इसका फ़ायदा उठा लेते हैं और दोषी लड़कियों को मनाया जाता है। बेचारी अनखिली कली सी लड़कियां फूल बनने से पहले ही मुरझा जाती है। अब तुम मेरी बात मानो और यह बात बिल्कुल दिमाग से निकाल दो कि तुम्हारा दोस्त कोई नहीं है, तुम अपवित्र हो। चलो अब मुस्कुराओ। रिया मुस्कुरा उठी। शिखा उसे अपने साथ घर ले आई और बोली, अब तलाक की बात दिमाग से निकाल दो और अपने पति के पास जाने से पहले तुम खुद करो। इतने वर्ष बहुत सताया तुमने अपने पति को, अब चलो प्रत्याशित भी तुम भी करो। रिया विवाह संपन्न होते ही ससुराल चली गई। उसने अपने पति के पास जाने से पहले ही और साथ काउंसलर ने भी उसको फ़ोन पर मार्गदर्शन किया। उसका व्यवहार में बदलाव देखकर उसके पति ने आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने रिया को एक दिन अपने बाहों में भरकर पूछा, क्या बात है रिया, आजकल तुम्हारा चेहरा गुलाब सा खिला रहता है? वह जवाब में फिर मुस्कुरा दी और बोली, अब मैं सदा के लिए तुम्हारे पास खिली ही रहना चाहती हूँ, मैं तुमसे तलाक नहीं चाहती। उसके पति ने कहा, थैंक्स रिया, लेकिन यह मैजिक कैसे हुआ? बोली, थैंक्स शिखा को कहो, अभी फ़ोन मिलाती हूँ उसे कहकर उसने शिखा को फ़ोन किया। उधर से शिखा ने रिया के पति को थैंक्स कहा। थैंक्स की बात बस ध्यान में ही रखना, गुलाब से यूं ही खिले रहना। तो दोस्तों, यह कहानी आप लोगों को कैसी लगी? आई होप यह कहानी आप लोगों को अच्छी लगी होगी तो लाइक कीजिएगा। चैनल पर नए होंगे तो बहुत सब्सक्राइब कीजिएगा, बहुत सारा प्यार दीजिएगा और कमेंट में ज़रूर कुछ लिखिएगा ताकि हमें इस चीज़ का मोटिवेट मिल सके कि हाँ, हमारे भी स्टोरी कोई सुनते हैं और हमें भी पसंद करते हैं। थोड़ा सा मोटिवेट तो बनता है दोस्तों, हम आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं और सच बताऊं तो शायद बहुत अच्छा लगता है हमें कहानी लिखकर और आप लोगों के साथ साझा करके।
तो मिलती हूँ अगली स्टोरी में, लेती हूँ आप लोगों से विदा।